गुड आफ्टरनून माय डियर चिल्ड्रन। मुझे पता है कि आप लोग बहुत मतलब एक्साइटेड हैं कि केमिस्ट्री की क्लास कब आएगी। ये मतलब मेरा इमेजिनेशन है और आई नो 100% कि मेरा इमेजिनेशन गलत नहीं है। आप सही में मेरी क्लास का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन करा है, मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैडम वी आर वेरी हैप्पी, हमें बहुत मज़ा आ रहा है केमिस्ट्री में, हमें बहुत समझ में आ रहा है। और ये तो बेटा इंट्रोडक्शन है, ये तो अभी इंट्रोडक्शन है। मतलब इसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा मुझे मतलब लगता है कि लिटिल बिट बोरिंग होता है, बट आगे मतलब ये वाली क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद एक दो क्लास के बाद तो बिल्कुल अपन डेप्थ में आ रहे हैं चैप्टर के और बहुत बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा ये है कि अब आप लोग मतलब इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है केमिस्ट्री, क्या है फिज़िक्स, क्या है मैथ्स, क्या है बायो। तो ये सारे जो आपके मतलब चैप्टर्स हैं ये सब आपके बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर्स का हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आप एज अ क्लास ऑफ 11th कि जिसके अंदर जैसे अपन कहते हैं ना, पहले भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये प्री कॉलेज माना जाता है। यहाँ पर आपने बेटा अपना स्पेशलाइजेशन लिया है, तो मैं नहीं मान सकती कि आप एक मिडिल क्लास का बच्चा जो होता है या प्राइमरी का या केजी का जो खेलता फिरता रहता है वो नहीं है आप। आपको अपने स्टडीज़ पे बहुत ध्यान रखना है और आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल मतलब ऐसे करना है जैसे कि आपको रिजल्ट से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। रिजल्ट जब आएगा देखा जाएगा, अच्छा आएगा, मीडियम आएगा। 10th तो एक पास्ट कहानी है, उसमें कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो वो गारंटी नहीं है कि 11th में वो बच्चा बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि 11th इज़ डिफरेंट और आप समझ रहे हो ये बात, है ना। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। और रजिस्ट्रेशन भी आपको, जैसे कुछ बच्चों के बहुत से फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में बेटा एक्चुअली क्या है कि आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि बहुत अपन मतलब दिस ईयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर बेटा जैसे ही ऑफलाइन आएगा तो आप भीड़ 200 बच्चों की मैं नहीं भर सकती एक बैच में, है ना। आप सब जान रहे हैं डिस्टेंसिंग करना पड़ेगी हमें बहुत रूल और रेगुलेशन से खोलना पड़ेगी। जो मतलब जितनी जल्दी जैसे रजिस्ट्रेशन का आता है आपने भरना शुरू करा है, फ़ौरन आप रजिस्टर करो, क्योंकि जितनी जो अर्ली रजिस्टर करेगा भाई वो बच्चा तो पक्का हमारा है ना। जो बच्चा अगर सीट्स ख़त्म हो गई हमारी और आप चले आ रहे हो हमारे पास जुलाई में और हमारे पास सीट नहीं है सपोज, तो हम आपको कैसे लेंगे, क्योंकि मैं एक क्लास में इस टाइम 125-100 बच्चा नहीं भर सकती। आई थिंक यू नो वेल, क्योंकि मुझे डिस्टेंसिंग करना है। मैं 3-3 बैचेस कैसे लगाऊंगी कि मैं अगर मैं 25-25 बच्चे भी बिठा रही हूँ या 30-30 भी, तो मुझे 3 बैच लगाना पड़ेंगे। तो इसलिए आप जितनी जल्दी रजिस्टर्ड करोगे आप हमारे बच्चे बन जाओगे, आप हमारे मेन बच्चे होगे, तो उसको यकीनन आपकी सीट जो है प्रिजर्व हो जाएगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भी जैसे किसी को कोई भी डाउट है डायरेक्ट आप तो मुझे मैसेज कर दो या फ़ोन लगा दो, आई एम अवेलेबल। और मैं कभी भी मना नहीं करती, मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अभी आपने देखा कि क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कवर हो गई, करेक्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज कवर हो गए। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कवर हो गया। चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए। 4 लेक्चर अपने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। एक इंट्रोडक्शन था मान लो, अब ये सपोज 5th या 6th जो भी आपको अच्छा लगे इसका नाम दो, ये अपना लेक्चर आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अभी फिर मैं आपको एक बात याद दिला रही हूँ, जो बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं, बहुत हर 2 दिन में एक नया बच्चा आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटे, आप समझो बात को, उसके बाद भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। वीडियो होती है अपनी, कोई सी भी लेक्चर होता है वीडियो, उसका लिंक होता है, उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है ऐसे जो ट्रायंगल बनाता है उसके ऊपर टिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। सारा डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिखेगी सबसे एंड में। प्लेलिस्ट में आपको 11th की जहाँ पर वीडियोस सारी हैं वहाँ पर आप मतलब क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको सारी 11th की वीडियोस मिल जाएंगी। जहाँ पर आपको जैसे नए हो अगर आप, तो आपको सारी 11th की वीडियोस मिल गई। आपने केमिस्ट्री की 6 हुई हैं वो आप बैठ के देख लोगे घर में। आप सोचो ना, एक वीडियो जैसे 50 मिनट्स की भी है तो आप एक दिन में पूरी वीडियोस देख सकते हो और पूरे अपने नोट्स अच्छी तरह बना सकते हो। तो मतलब यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपका सब चीज़ अभी आपके अवेलेबल है यूट्यूब पे, और आप उसमें से कोई भी चीज़ जब चाहोगे आप उसके नोट्स रिविजिट कर सकते हो, नोट्स छूट गया तो बना सकते हो। तो इतना सब ऊपर वाला आपको हेल्प कर रहा है, तो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो, अंडरस्टूड। अब आज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम भी हम कर चुके हैं, हमने एटॉमिक मॉडल शुरू कर दिए थे जिसमें से थॉमसन मॉडल अपन ने करा था। और थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक एक था,
जो आपने याद होगा कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसमें, जैसे वाटरमेलन का जो अपना मॉडल में अपन ने कहा था वाटरमेलन मॉडल, तो जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का वो पूरा उसने कहा था क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और यही ड्रॉबैक था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इतनी बड़ी जगह में नहीं होती, बहुत छोटी जगह में। यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आगे अपन अपनी जर्नी को बढ़ाने के लिए आज हम क्या लेके आ रहे हैं आपके सामने। आप चैप्टर का नाम तो वही लिखेंगे जो आपका चल रहा है बेटा, चैप्टर का नाम तो अपन अपनी कॉपी में तो वही रहेगा। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? एटॉमिक स्ट्रक्चर ही हमारा चैप्टर का नाम है। लेकिन उसके अंदर जो अपनी आज डेट डाल दो आप, हर बच्चा अपनी कॉपी में डेट डालता है डेली, जब क्लास होता है उस दिन डेट डाला करो। और अब आप लिखेंगे साइड हेडिंग अपनी कॉपी में, या सेंट्रल में भी हेडिंग डाल सकते हो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लिख लो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल ब्रैकेट में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट ऑन फास्ट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, या पार्टिकल्स कर दो, अल्फा पार्टिकल्स in bracket scattering experiment. Now you put your pen for 3-4 minutes. I will explain to you in detail the experiment, then we will write together। आराम से लिखते जाएंगे, ठीक है। All of you put your pen and be here। ध्यान से सब लोग सुनेंगे, समझेंगे। पहले भी मैंने आपसे बोला था कि केमिस्ट्री के अंदर डायग्राम नहीं आते, है ना। ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में कि डायग्राम बनाने को कहेगा वो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कुछ बच्चों ने, 2-1 बच्चों ने मुझसे कहा भी था कि मैडम डायग्राम से समझा दो, मैंने समझा दिया। लेकिन डायग्राम केमिस्ट्री में बनाने को कोई भी नहीं बोलेगा तुमसे, लेकिन समझने के लिए डायग्राम बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान से सुनो मेरी बात अच्छी तरह। ये एक मेरा सोर्स है, सोर्स क्या लिखा है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी मेरा कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल होएगा इस बॉक्स में। ये जैसे लेड का बॉक्स बना है सपोज, इसमें कोई भी मटेरियल होएगा जो कि रेज दे रहा है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा रेज निकल रही है। ऐसा मटेरियल लिए जिसमें अल्फा रेज निकल रही है हमारे पास, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से निकलेंगी, अपने सोर्स से निकलेंगी, तो एक प्लेट रखी हुई है, जैसे होती है ना प्लेट्स होती हैं अपनी, एक प्लेट रखी है, लेड प्लेट, लेड प्लेट रखी हुई है। एनसीईआरटी में कहीं पर भी किसी भी जगह लाइन नहीं लिखी कि लेड प्लेट रखी क्यों है, मतलब लेड ही क्यों। ले लो यार, सिल्वर ले लें, प्लेटिनम ले लें, लेड ही क्यों। तो ये लेड प्लेट यहाँ रखी हुई है। आप में से किसी को अगर पता है तो आप कमेंट्स में लिखोगे लेड ही प्लेट क्यों है, क्यों लेड प्लेट लगाई है। तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल जब निकले तो यहाँ लेड प्लेट पे से पास हुए। यहाँ पर हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है, क्या लिखा है ये, गोल्ड का एक बहुत ही थिन फॉइल, यानी 100 नैनोमीटर है, बहुत ही थिन फॉइल गोल्ड का हमने लिया है। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा सारा ऐसा लग रहा है जैसे एयर बना हुआ है कान जैसा, ये जो पूरा है बेटा, ये क्या है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट वही है जैसे जिसके अंदर हो सकता है कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन से उसको पूरी लाइनिंग कर दी है। कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे अपन ने पढ़ा था ना कैथोड रे में ZnS का, ये कोई भी मटेरियल का फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ रखी है। और ये जो रेड है ये स्टार नहीं है, अभी मैं बताऊंगी ये क्या है। पहले मैंने सिर्फ डायग्राम बताया कि डायग्राम है क्या हमारा, तो फिर से मैं एक दफ़ा बता रही हूँ डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। एक हमारे पास सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रही हैं, यानी यहाँ कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल होएगा जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रही हैं। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल निकल रही हैं। ये अल्फा पार्टिकल जब हमारी निकली तो ये लेड प्लेट पे में से पार होंगी, तो ये लेड प्लेट पे से पार हुई, पार होके यानी पार नहीं निकल गई उसमें से, और आके गोल्ड फॉइल पे आके हाई स्पीड से और एनर्जी से आके टकराएंगी। गोल्ड फॉइल पे आके वो तेज़ हाई एनर्जी से आके टकराएंगी। जब वो गोल्ड फॉइल से टकराएंगी तो गोल्ड फॉइल को हमने मतलब कवर करा हुआ है पूरा कैसे, बाय फोटोग्राफिक प्लेट से। तो ये डायग्राम हुआ। अब अपन एक एक चीज़ का पर्पस देखेंगे कि क्या पर्पस है। जो हमारा पहला बॉक्स है बेटा, अभी लिखना कुछ भी नहीं, समझना है तुम्हें, मैं लिखवा दूंगी, एक एक चीज़ मैं तुम्हें लिखवा दूंगी। जो पहला बॉक्स है मेरा, यानी ये वाला बॉक्स जो मेरा है, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। क्या पर्पस है उस रेडियो एक्टिव मटीरियल का बेटा, वो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रही हैं। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। अब जैसे जो अल्फा पार्टिकल जब निकली तो वो कहाँ पर पार हो रही हैं, कहाँ से गुजर रही हैं, वो लेड प्लेट से। तो अल्फा पार्टिकल कहाँ से गुजर रही हैं,
अल्फा पार्टिकल्स, जैसे ये मेरा हाथ है, ये अल्फा पार्टिकल आए तो ये कहाँ से निकल रही है, लेड प्लेट से चली गई, निकल गई। अब किताब में नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी, बाद में लिखवाऊंगी, अभी लिखना नहीं। लेड प्लेट ही क्यों लिया, देखो लेड की बेटा डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, और अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो ये पेनेट्रेट नहीं होती उसके अंदर। जैसे कोई भी और मटेरियल लोगे ना तुम, जैसे कोई और सा मेटल ले लोगे तो उस वहीं पर अल्फा पार्टिकल तो वहीं पेनेट्रेट हो जाएंगी, उसके अंदर चली जाएंगी, तो फिर वो गोल्ड फॉयल तक तो जा ही नहीं पाएंगी। तो लेड एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी बहुत हाई है और उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं होती कोई चीज़। तो मतलब जो रेज हैं अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल वो उसके अंदर नहीं जाएंगी, पेनेट्रेट का मतलब अंदर चले जाना, उसके अंदर नहीं जाएंगी बल्कि उसमें से निकल जाएंगी। समझ आ गई? अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि मैडम कुछ रखने की जरूरत ही क्या है यार, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ सीधी जाके थिन फॉयल ऑफ गोल्ड में टकरा दो ना उन्हें। यार ये लेड प्लेट रखा क्यों है तुमने भाई? मतलब मैंने नहीं, रदरफोर्ड ने रखा है, मैंने नहीं रखा है, पर मैं तो बता रही हूँ कि रदरफोर्ड का दिमाग चला क्या होगा। सोचो कितना साल पहले यार, क्या साइंटिस्ट थे, क्यों चला। मैं बताऊँ क्यों, जब अल्फा रेज निकल रही है ना तो वो डिविएट हो सकती है, इधर उधर जा सकती है ना। हम चाह रहे हैं पूरी अल्फा रेज आके गोल्ड फॉयल से, ये मेरा गोल्ड है, ये मेरा हाथ गोल्ड है, वेरी गुड यार, माई हैंड इज ऑफ मैडम ऑफ गोल्ड, ये मेरा गोल्ड का हाथ है, और ये अल्फा पार्टिकल मैं चाह रही हूँ पूरी यहाँ आए। लेकिन अगर कोई सोर्स नहीं है तो वो ऐसे डिविएट नहीं हो जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगी, जैसे अपना सनलाइट आती है तो पूरी तरफ फैल जाती है। तो इसलिए उसने एक ऐसा मेटल लिया जो अल्फा रेस को कॉन्सेंट्रेट कर देगा, मतलब पूरी अल्फा रेस उसमें से निकलेंगी और अंदर जाएंगी नहीं उसके, तो सीधी की सीधी जाके थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पे आके अटैक करेंगी। आया समझ? अब मैं मानती हूँ कि किताब में नहीं होएगा, हो सकता है किसी रिफ्रेशर में भी नहीं दिखे, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन किसी बहुत बड़े इंडिया के एग्जाम में IIT एडवांस में आ जाए कि द पर्पस ऑफ लेड प्लेट, व्हाई लेड इज टेकन। 4 ऑप्शन, लेड हैज अ लो डेंसिटी, सेकेंड लेड हैज अ हाई डेंसिटी, थर्ड लेड हैज अ हाई विस्कोसिटी, कुछ भी 4 ऑप्शन। तो लेड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो उसमें अल्फा और बीटा रेज पेनेट्रेट नहीं होती, इसलिए उसको चॉइस मतलब इन चॉइस जो है वो लिया है। अब तो समझ गए अपन, लेड प्लेट की भी बात समझ गए, ताकि पूरी फोकस हो जाए कहाँ पर, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पे। ये बात भी बढ़िया समझ में आ गई। समझ के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। पढ़ा है तुमने 9th में भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस बच्चे को कितना समझ में आया है। मैं तो ये समझ के चल रही हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है, भले वो 9th से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप भी यही सोच के चलो तो आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है? जब अल्फा रेज यहाँ से टकराएं तो अभी भी मतलब कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो जाएंगी ना, एकदम थोड़ी पूरी अल्फा रेज इतनी सारी निकल रही है। तो क्या होगा, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, तो जब जो भी अल्फा रेज से टकराएगी ना तो एक ग्लो देगी। तो ये मैंने रेड कलर का ऐसा बना दिया जैसे ग्लो, चमक। तो जो अल्फा रेज इधर उधर थोड़ी सी इधर आई तो उनको भी अपन ने एक स्क्रीन के अंदर करा ताकि उधर उधर बाहर नहीं भाग जाए। तो वो स्क्रीन में हमें जहाँ भी चमक दिखेगी वहाँ अल्फा रे आके टकरा रही। समझ आया माय डियर? कितना प्यारा एक्सपेरिमेंट कर रहा था रदरफोर्ड ने। हम ऑनर करते हैं रदरफोर्ड साइंटिस्ट को। रदरफोर्ड के साथ एक दो उनके साथ मतलब स्टूडेंट्स भी थे, वो दोनों ने मिलकर करा था। एक गाइगर था और एक का नाम था। तो वो दोनों ने, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, वो उनके साथ मतलब रिसर्च कर रहे थे। रदरफोर्ड और उनके दोनों स्टूडेंट सब ने मिलकर ये काम करा था। देखो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अपन सब मिलकर अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है माय डियर। अगर आपको बनाने का मन है कि नहीं हम तो बनाएंगे मैडम, प्लीज़ हमें बना दो, हम किताब में जाके नहीं देख रहे, हम तो बनाएंगे, तो बना लो। मैं तुम्हें 1 मिनट पूरा दे रही हूँ, पहले तुम बना लो, क्योंकि तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन मिले भाई पढ़ते टाइम। लेकिन बहुत हंगामे नहीं करना, घंटों नहीं लगाना। ये एक बॉक्स बना लो। आप सबको आता है ये बॉक्स बनाना क्या? ऐसा करके, या नहीं आता तो मैं बताती हूँ कैसे बनता है ये वाला बॉक्स। ऐसे पहले ऐसे एक स्क्वायर ले लो, फिर एक और स्क्वायर ऐसा ले लो, फिर ऐसे कर दो, तो ये आपका एक बॉक्स बन गया। ठीक है, ये एक बॉक्स बना लो जल्दी से। फिर एक ऐसी प्लेट बना लो, यहाँ पर एक थिन फॉयल ऑफ गोल्ड और एक ऐसे बना लो। मतलब बिल्कुल अच्छे की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल पेन और स्केल लेने के बैठने की जरूरत नहीं है, आप जनरल बना लो सिर्फ समझने के लिए। एग्जाम में नहीं आएगा डायग्राम, मैं बोल रही हूँ तुमसे। और बनाने के बाद उसकी लेबलिंग कर लो। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कर दो बेटा, ये लेड प्लेट कर दो, और ये फोटोग्राफिक प्लेट, और ये रेड 2-3 बना दो, इतने सारे बनाने की जरूरत भी नहीं है। और गोल्ड फॉइल। चलो, आई एम गिविंग यू ½ मिनट टू फिनिश योर like drawing and labeling also, then we will move further. So my only why I like chemistry, बनाते बनाते सुनो मेरी बातें। why I like chemistry, क्योंकि मैंने बेटा केमिस्ट्री समझ के पढ़ी है ना। आपको पहले भी बताया था मैंने कि हमारे टाइम बेटा कोई पढ़ाने वाला नहीं होता था। हमारे टाइम सिर्फ स्कूल होता था और स्कूल का टीचर होता था,
और वो भी हमारे टाइम जो हमारा टीचर था वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनकी फैमिली में, तो वो चला गया था। तो मतलब कुछ 3-4 महीने हमारे पास कोई टीचर ही नहीं था 11 में केमिस्ट्री का। लेकिन मतलब एक अजीब सी एक टेंशन थी कि क्या होएगा। माई फादर वॉज हिस्ट्री प्रोफेसर, लाइक नथिंग ही नो अबाउट केमिस्ट्री एंड साइंस, बट मैं बेटा बैठ के किताबों में से पढ़ पढ़ के ना मैंने अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आप समझ के कोई चीज़ पढ़ते हो बेटा तो आप उस चीज़ को पसंद से पढ़ते हो, यू लव दैट सब्जेक्ट। और अगर आप पसंद से नहीं पढ़ते ना तो इतना गंदा लगता है पढ़ाई, क्योंकि आपको साइंटिफिक सब्जेक्ट है समझ तो आ नहीं रहे हैं, तो आप बैठे कुछ भी उनको रट रहो बैठे, तो यू कैन डू एनीथिंग। इसलिए बेटा मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, हो सकता है जब आपके स्कूल में ये टीचर पढ़ाएगा 11 में, हो सकता है ये टीचर आपको एक दिन में ये सारा कुछ पढ़ा दे, तो आप बड़े टेंशन में आओगे यार अमीना मैडम ने तो 6 लेक्चर में पढ़ा है। क्योंकि अमीना मैडम बेटा आपको कोचिंग क्यों बुला रही हैं, इसलिए तो बुला रही हैं ताकि आपको डेप्थ में सब्जेक्ट समझाएं और आपको सब्जेक्ट से अफेक्शन हो जाए और आप अच्छे जगहों पे निकल जाओ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड बिटवीन लाइक कोई भी जैसे जल्दी जो भागेगा। सो प्लीज रिमेंबर, बिकॉज ऑफ दिस वी आर टेकिंग वन टॉपिक इन डिटेल। सो आई होप ऑल दिस यू हैव डन। बना लिया डायग्राम, डन। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, लेड प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, गोल्ड फॉइल, ओनली 4 लेबलिंग आर देयर। अब सुनो ध्यान से, अब अपन एक्सपेरिमेंट जो उसने करा है तो हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो करा है वो लिखेंगे, फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन क्या मिले उसे, और फिर कंक्लूजन उसने क्या लिया। ये 3 चीज़ें हमें करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले आप 1 डालें, इस डायग्राम के जस्ट नीचे आप प्लीज़ 1 डालें और पहले सुन ले, मैं पढ़ के सुना रही हूँ फिर लिखेंगे। रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड मतलब टकराना, तेज बॉम्बार्डेड वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, बहुत ही थिन फॉइल थी गोल्ड की, ताकि उसके अंदर चली जाएंगी, वरना थिक होगी तो फिर नहीं जाएंगी। वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ये चीज़ आप याद कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अपन को ऐसी चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें अपन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के बेटा आ जाती हैं। थिकनेस कितनी थी 100 नैनोमीटर उस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड की, और पिछली क्लास में तो मैं बता दिया था कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, तो विद अल्फा पार्टिकल्स, है ना। तो अब पहला पॉइंट सब लोग मेरे साथ लिखते जाओ। रदरफोर्ड 1 लिखो डायग्राम के नीचे। रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड, हरी अप माय डियर, रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड वेरी थिन फॉइल, रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड very thin foil of gold, रदरफोर्ड bombarded very thin foil of gold, ब्रैकेट में लिखो आप, थिकनेस इक्वल टू 100 नैनोमीटर, थिकनेस इक्वल टू 100 नैनोमीटर, ये ब्रैकेट में चला जाएगा। अगेन आई रिपीट, रदरफोर्ड bombarded very thin foil of gold in bracket, thickness equal to 100 nanometer, close the bracket, with alpha particles, थिन फॉइल काय की थी, गोल्ड की। कितनी दफा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है कि काय की थी वो थिन फॉइल, तो गोल्ड की विद अल्फा पार्टिकल। लास्ट टाइम आई विल रिपीट द लाइन, रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड इन ब्रैकेट, थिकनेस 100 नैनोमीटर विद अल्फा पार्टिकल्स। आई होप इट इज क्लियर माई डियर। पॉइंट नंबर 2 सुनो ध्यान से, ये पॉइंट नंबर 2 के लिखवा रही हूं मैं, सुनना पहले, लिखना नहीं। वेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, कौन सा स्क्रीन, ये फोटोग्राफिक स्क्रीन जो है, वेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट, वो चमक थी ना, ग्लो, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये चाहो तो अपन लिख लेते हैं यहाँ, ये पॉइंट क्या है, फ्लैश ऑफ लाइट। आप चाहो तो लिख लो, अपने डायग्राम में बना लो, फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। तो जब भी अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट से स्क्रीन से टकराएगी तो एक ग्लो दिखेगा, टाइनी फ्लैश दिखेगा लाइट का, उसे कहेंगे अपन ग्लो। तो राइट द सेकेंड पॉइंट, वेन एवर अल्फा पार्टिकल struck the screen, whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light
was produced at that point, was produced at that point. So again I'll repeat, whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point, है ना, टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ उस जगह पे। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता दो जल्दी से, एक दो बच्चे भले यस लिख दो, अगर यस चाहिए, नहीं चाहिए तो नो लिख दो, क्योंकि एनसीईआरटी में लेड प्लेट का फंक्शन नहीं लिखा है, बट मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने बता दिया था। इफ़ यू वांट आई विल गिव यू द थर्ड पॉइंट, अदरवाइज नो, मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे। हरी अप, प्लीज राइट इन कॉमेंट, डोंट सिट लेजी एंड डल। हरी अप, बी एक्टिव इन माई क्लास, ऑलवेज द चिल्ड्रन आर वेरी वेरी एक्टिव। मेरी क्लास में पूरे टाइम बच्चा ना घबराए भरा रहता, तो ऑफलाइन है, पता है तुम्हें, तुम लिखो कमेंट में, अभी बात सुनो। बच्चों को पता है कि अमीना मैडम कभी भी किसी को ना, हाँ बेटा उधर मुंह क्यों है तुम्हारा, बेटा तुम्हारी आंख बंद क्यों हो गई, बेटा तुम क्या हंस रहे थे, बेटा कि तुम खा रहे थे, क्योंकि मेरी नजरें बेटा पूरे इंटायर क्लास में ना पूरे टाइम घूमती हैं। तो अभी तो तुम मेरे सामने होने तो बचे हुए हो, बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, जो कर रहा करो। कमेंट में लिख दो कि लिखवाना है लेड प्लेट का कि नहीं, फंक्शन ऑफ लेड प्लेट। यस कहा है तो लिखवा देते हैं। चलो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेड प्लेट, लिखेंगे न्यू लाइन से। थर्ड पॉइंट बना लेते हैं, अभी मैंने लिखा नहीं बट अपन थर्ड पॉइंट बना लेते हैं। चलो मैं बोल रही हूँ थर्ड पॉइंट। लेड इज यूज्ड, लेड इज यूज्ड as it has very high density. Hurry up my dear. Lead is used as it has very high density. lead इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। lead is used as it has very high density, comma, so अल्फा एंड बीटा भी कर दो, बीटा यहाँ अगर होएगी तो वो भी जाएगी नहीं, बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो अल्फा एंड बीटा रेज, सो अल्फा एंड बीटा रेज कैन नॉट पेनेट्रेट इनटू इट। सो these particles concentrate to hit the gold foil. These particles concentrate to hit the gold foil. Okay, so this is the function of lead plate. Understood my dear? तो ये जो था अपन ने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना रहे के 1 2 3 मैंने लिखवा दिया तुम लोग, ये सब प्रैक्टिकल था उसका। अब आप साइड हेडिंग डालोगे बेटा ऑब्जर्वेशन, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग, the side heading will be observation. The next side heading will be observation. Now अब observation में पहले एक पॉइंट समझ लोगे फिर अपन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में ये है कि क्या देखा उसने, जैसे ये मेरा थिन फॉयल ऑफ गोल्ड है, ये अल्फा पार्टिकल आ रही है, तो उसने देखा कि ये अल्फा पार्टिकल सीधी निकले जा रही है, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पूरी जा रही है, समझे। जैसे एक रूम है, उस रूम में बहुत सी चेयर्स रखी हैं, तो अगर आप उस रूम में चलोगे ना तो आप चल नहीं पाओगे, यहाँ टकरा रहा हो वहाँ टकरा रहा हो। लेकिन अगर एक रूम पूरा खाली पड़ा है तो उसमें जब अपन चाहेंगे तो अपन सीधे सीधे निकल जाएंगे, एक रूम से दूसरे रूम में अपन फटाफट निकल जाएंगे अगर वो खाली पड़ा है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थिन फॉयल ऑफ गोल्ड में से देखा गया वो सीधी निकल गई, पार हो गई उसमें से। तो उसको अभी मतलब कंक्लूजन मैंने बाद में लिखा है अलग से। इसका मतलब क्या था इस कंक्लूजन का, कि एटम जो है पूरा खाली पड़ा है, और यहीं पर जो थॉमसन का पॉइंट था वो गलत साबित हो गया। उसने तो कहा था कि पूरा जो रेड पार्ट है मेलन का वो पूरा न्यूक्लियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर न्यूक्लियस होती पूरी तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होती, प्रोटॉन होते उसमें, और अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन होती तो वो तो पूरी वापस आती, डिफ्लेक्ट होती, टकरा के रिपल्शन होता। लेकिन यहाँ तो अपन देख रहे हैं कि पूरी अल्फा पार्टिकल सीधी की सीधी निकल रही है, जिससे क्या कंक्लूजन मिला कि एटम जो है वो ज़्यादा जगह उसमें खाली है, एम्प्टी है। तो अभी तो अपन कंक्लूजन बाद में लिखेंगे, अभी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट सब लोग लिखेंगे बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. Most of the alpha particles passed through the gold foil
अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड मतलब सीधी निकल गई, डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई, नहीं हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधी निकल गई, अनडिफ्लेक्टेड, करेक्ट। अब सेकंड पॉइंट आ जाओ बेटा, सेकंड पॉइंट सुन लो पहले फिर लिखना, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल्स, थोड़ी सी मतलब बहुत सौ में से बहुत थोड़ी सी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या है वो डिफ्लेक्ट हो गई, जिसका मैं मतलब अभी समझा देती हूँ। जो डायरेक्ट न्यूक्लियस से, जैसे ये न्यूक्लियस है पूरी, जो उसके आसपास कहीं भी उसके से जाके टकराई तो वो यकीनन रिपल्शन हुआ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होएगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे सब लोग, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हरी अप, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स was deflected by small angles. Small fraction of alpha particles was deflected by small angles. इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जैसे मेरी अगर न्यूक्लियस ये है, मैं एक बार बना के बताती हूँ आपको, जैसे अगर मेरी न्यूक्लियस, सपोज मेरी न्यूक्लियस यहाँ बनाते हैं, जैसे सपोज मेरी न्यूक्लियस ये है, तो अगर अल्फा पार्टिकल आके यहाँ टकराई तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ आके टकराई तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट बीच में टकराएगी तो वापस चली जाएगी, थर्ड पॉइंट है। लेकिन अगर किनारों पे आके टकराएगी तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो वापस डिफ्लेक्ट हो गई, समझ गए। अब थर्ड पॉइंट सुनो क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है थर्ड, वेरी फ्यू, बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, जिसको मैंने दिया है 1 in 20,000, अगर 20,000 हमारे पास है तो उनमें से एक, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या देखा, बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक। बाउंस्ड बैक का मतलब समझते हो, जैसे एक रबर की बॉल है, यूं गई और वापस आ गई, जैसे ये अल्फा पार्टिकल ये जैसे सामने ये जा रही है और डिफ्लेक्ट यूं नहीं हो रही, ये वापस आ गई। जैसे यहाँ पर अगर अपन करेंगे उसका डायग्राम, तो जैसे ये सीधी आई न्यूक्लियस से और ये वापस वैसी वैसी चली गई, यहाँ आई और वापस उसी डायरेक्शन में सीधी चली गई, यानी 180 डिग्री एंगल से वापस हो गई। तो क्या लिख रहा है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लिख लो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स इन ब्रैकेट 1 in 20,000 बाउंस बैक means were deflected by 180 डिग्री, were deflected by 180 डिग्री, समझ गए। तो ये जो बिल्कुल 1 in 20,000 जो है, ये मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराई है, और वो जो है न्यूक्लियस के किनारों से टकराई है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन देखे थे किसने, रदरफोर्ड ने। तो एक दफा अपन जल्दी से रिवाइज कर लें उनको। पहला था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादा अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट रही। सेकेंड था स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल्स। थर्ड लास्ट था वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स यानी 1 in 20,000 बाउंस बैक, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाई व्हाट, बाई 180 डिग्री। हर कंक्लूजन समझ आ गया अपन को, और थॉमसन का ड्रॉबैक भी समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट सारी हेडिंग डालिए आप कंक्लूजन, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करा स्कैटरिंग, फिर उसके ऑब्जर्वेशन देखे, और अब इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब क्या हमें इससे समझ में आया, क्या कंक्लूजन निकला हमें इससे। कंक्लूजन तो पहले सुन लो कंक्लूजन, वो जो पहला ऑब्जर्वेशन था उसी का कंक्लूजन बता रही हूं मैं। पहला ऑब्जर्वेशन का देखो 1 क्या लिखा है मैंने, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। कोई आपसे पूछे कैसे आप कहेंगे, मतलब आप ऐसे अपने आप कुछ भी कह रही हैं कि एटम के अंदर पूरा स्पेस जो है एम्प्टी है, कैसे कह रही हैं, तो उसका एविडेंस यही लिख रहे हैं अपन। क्या था, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा अनडिफ्लेक्ट नहीं हुई। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज empty. So please write down this first conclusion. All of you write, most of the space in the atom is empty. Most of the space in the atom is empty. Most of the space in the atom is empty. ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोल के लिखें, as most of the alpha particles, as most of the alpha particles pass through the foil, as most of the alpha particles
passed through the foil undeflected, as most of the alpha particles pass through the foil undeflected, pass through the foil undeflected. ओके माय डियर, तो पहला कंक्लूजन समझ आ गया सबको? क्या था पहला कंक्लूजन? कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स निकल गई बगैर डिफ्लेक्ट हुए. क्या कंक्लूजन निकला? कि एटम का ज्यादा से ज्यादा प्लेस जो है वो एम्प्टी है. और यही चीज उसने गलत बोली थी थॉमसन ने. उसने कहा था कि पूरा एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज इंटायर एटम में निकल गई है. ठीक है, अब अपन क्या करना है, सेकंड और थर्ड अपन नियरली मतलब एक ही जैसी पॉइंट है ना, डिफ्लेक्टिव हुए हैं. तो अब अपन सेकंड मेरे साथ साथ लिखते जाओ, आप लोग समझते समझते लिखते जाएंगे, टाइम भी बचेगा. फ्यू लिखते जाओ, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लिख लो जल्दी से. फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड. ठीक है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुई. अब उसका रीजन यहीं पर लिख रहे हैं, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन. हम सब जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होती है? पॉजिटिव. बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स, few alpha particles deflected due to repulsive forces between positively charged alpha particles and positive mass in the atom. Again, few alpha particles deflected due to repulsive forces between positively charged alpha particle एंड पॉजिटिव मास इन द एटम. इसके बाद जो लिखोगे उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अलग पेन से लिख लेते हैं. विच इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम. ये मेन पॉइंट है. विच इज कॉन्सेंट्रेटेड, पेन इज नॉट वर्किंग, आई विल टेक द अदर पेन. विच इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, विच इज सॉरी concentrated, which is concentrated in very small volume. Full stop. So फिर से अपन पढ़ देते हैं ये पॉइंट, आप देख लो अच्छी तरह. क्या लिखा है आपने? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड. क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? क्यों वापस क्यों मोड़ रहा, मतलब टकरा के सीधी निकल क्यों नहीं रही, वापस क्यों आ रही है? क्योंकि वहां कोई ना कोई उसी जैसी चीज है. अपन जानते हैं पॉजिटिव में रिपल्शन होता है. तो क्यों हो रही है? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन व्हाट? बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिव मास एटम का, जो कि कॉन्सेंट्रेट कहाँ है? इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम. जो कॉन्सेंट्रेट है बहुत ही छोटे जगह पे, वेरी स्मॉल वॉल्यूम पे वो कॉन्सेंट्रेट है, वहां पर टकरा रही है. और इससे साफ पता चल गया ड्रॉबैक थॉमसन का, कि थॉमसन गलत थे. क्योंकि थॉमसन तो पूरे एंटायर वाटरमेलन के अंदर न्यूक्लियस को बता रहे थे. पॉजिटिव मास कह रहा था वो, तो पॉजिटिव मास तो न्यूक्लियस पूरे रेड पार्ट है, तो वो गलत था. इसलिए अपन रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं. सो आई होप द सेकेंड पॉइंट, अगेन लास्ट टाइम आई विल रिपीट. फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड due to repulsive forces between what? Between positively charged alpha particle and positive mass in the atom which is concentrated in very small volume. उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उसने एक चीज और बहुत अच्छी करी थी. उसने देखा कि पूरे एटम का जो रेडियस है, ऑर्डर उसका 10⁻⁻10 मीटर, मतलब वैल्यू नहीं ऑर्डर. और जो न्यूक्लियस का ऑर्डर है वो 10⁻⁻15 मीटर. मतलब न्यूक्लियस बहुत ही कम हुई ना. 10⁻⁻10 और 10⁻⁻15 कितना कम हो गया. तो न्यूक्लियस मतलब बहुत ही छोटी जगह में है एटम के अंदर. तो ये थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, थर्ड कंक्लूजन. ये थर्ड कंक्लूजन ये एक्सपेरिमेंटली हुआ. एक्सपेरिमेंटली ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक्सपेरिमेंटली इट इज क्लियर दैट radius
of the atom is of the order, वो अलग पेन से अपन लिख लेंगे, चाहो तो अलग पेन से चाहो तो नहीं, is radius of the atom is of the order 10 to power minus 10 मीटर, इसको अंडर बॉक्स कर दो। Experimentally it is clear that radius of the atom is of the order 10 to power minus 10 meter while of the न्यूक्लियस, समझ के लिख देती हूं मैं, मतलब वही पॉजिटिव मास का बता रहा था वो, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, अपन आगे जाके पता ही चलेगा, तो अभी से लिख लो। while of the nucleus is of which order 10 to power minus 15 मीटर, 10 to power minus 15 मीटर। तो क्या हमने देखा, हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि एटम का जो रेडियस था वो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर का था, और जो न्यूक्लियस का ऑर्डर था वो था 10 टू पावर माइनस 15 मीटर था, जिससे क्या कंक्लूजन निकला, अगेन कंक्लूजन ये निकला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह में है। तो ये एक लाइन लिख लो आखिर में इसके नीचे, इस जस्ट इसके नीचे, which means that the nucleus is present, which means that the nucleus is present in very small region, nucleus is present in very small region inside the atom, understood। तो ये हो गया आपका पूरा। इसके बाद ये पूरा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, इसका एक्सपेरिमेंट देख लिया, इसका डायग्राम देख लिया, इसका ऑब्जर्वेशन देख लिया, इसके कंक्लूजन, पूरी बात को एक दफ़ा में सम अप कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक सोर्स से लिए, उनको लेड प्लेट से पार करके एक थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पे टकराया, तो देखा उसको एक मतलब स्क्रीन में रखा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन में, तो वहाँ देखा कि ग्लो हो रहा है, इससे पता चला कि अल्फा पार्टिकल आके टकरा रही हैं, और उसके बाद लेड प्लेट का भी रीज़न पता है। फिर 3 ऑब्जर्वेशन देखे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधी निकले जा रही हैं, जिसका मतलब है एटम पूरा खाली पड़ा है। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रही हैं स्मॉल एंगल से, यानी वो टकरा रही हैं किसी पॉजिटिव मास के किनारों से। 1 in 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट जाके बाउंस बैक हो रही है। इस पूरे कंक्लूजन के बाद ये निकला, इस पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद ये निकला कि एटम इज एम्प्टी, उसका एटम का रेडियस 10 टू पावर माइनस 10 मीटर है, तो न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू पावर माइनस 15 मीटर है सिर्फ। अब इसके बाद उसने अपना मॉडल दिया, तो अब आप सारे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे जल्दी से, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब अपन ये आज की क्लास का लास्ट चीज़ पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि 3 पोस्टुलेट्स हैं जिसके, और वो पूरे समझ में आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अपन ने सब कुछ कर लिया है। तो अब अपन लिख रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना है अपन, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड, प्लीज राइट डाउन, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ऑल ऑफ यू राइट फास्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब ये लेंगे अपन। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का पहला पॉइंट ही बहुत ही आसान है। क्या है पहला पॉइंट? उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज और जो मास ऑफ एटम है, पूरा वही जो अभी समझा रहे हैं, द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन विच इज नॉन एज न्यूक्लियस। ये तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, वही पोस्टुलेट उसने बोला है। तो पहला पोस्टुलेट सब लोग साथ साथ लिख लेंगे अपन। 1, ऑल ऑफ यू राइट प्लीज, पॉजिटिव चार्ज, और यही बात थॉमसन ने उल्टी कही थी, उसने कहा था कि पूरे एंटायर प्लेस में पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, मास पे भी अंडरलाइन कर लेते हैं अपन, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम was concentrated in small region called, क्या कहते हैं उस स्मॉल रीजन को? उस स्मॉल रीजन को कहते हैं हम न्यूक्लियस, कॉल्ड
nucleus. Okay, my dear. So the first postulate, please write down fast. Positive charge and most of the mass of the atom was concentrated in a small region. What the name of this small region? It is known as nucleus. अब सेकेंड पॉइंट सुन लो, वो सब तुम सबको आता होगा, कोई 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस है उसमें अभी आगे अपन पढ़ेंगे, अभी भी पता है तुम्हें, पहले से ही पता होगा 9th से। उसमें प्रोटॉन है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल। अब बचे क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके न्यूक्लियस के आसपास एटम के अंदर तेज घूम रहे हैं इन सर्कुलर फैशन, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। जिन जगहों पे वो घूम रहे हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। किस जगह घूम रहे हैं? इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। उसके 3 नाम है, अभी अपन एक पढ़ लेंगे। उसको शेल भी कहते हैं, उसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और जैसे सोलार सिस्टम नहीं होता सन, उसके आसपास सारे स्टार्स, ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस बीच में सन जैसा काम कर रही है और उसके आसपास सारे इलेक्ट्रॉन्स तेज स्पीड में सर्कुलर फैशन में घूमते जा रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट अपन सब साथ लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन द सराउंडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड अराउंड द न्यूक्लियस। लिख लो तो जल्दी से, यस फास्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड अराउंड द न्यूक्लियस with very high speed, with तेज से भाग रहे होते हैं वो, with very high speed, you can underline very high speed। तो electrons are surrounded around the nucleus with very high speed in circular path, गोल गोल फैशन में, in circular path। उन सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिट्स। इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड, फिर अलग पेन से अपन लिख लेते हैं, आप भी अंडरलाइन करो, अगर अलग पेन नहीं तो यू कैन अंडरलाइन ओनली, कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं अपन? ऑर्बिट्स। ठीक है माय डियर। तो इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में, जिसे हम सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स। लास्ट जो पोस्टुलेट है, 3 पोस्टुलेट थे बस, उसके आपने यहाँ लिखा नहीं होगा, रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट्स में लिखना भूल गई थी, आप भी लिख लें पोस्टुलेट्स है ये, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट बहुत ही आसान है, जो कि न्यूट्रलिटी बता रहा है एटम की। वो कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि 10th में भी पढ़ा है। NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में काय से जुड़ते हैं? बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लास्ट पॉइंट अपन पोस्टुलेट के लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, electrons and nucleus are held together, electrons and nucleus are held together by electrostatic forces of attraction, by electrostatic forces of attraction। तो electrons and nucleus are held together by electrostatic forces of attraction। This is all about Rutherford model of an atom। तो आज अपन ने क्या क्या कवर किया बेटा? अपन ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपन ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम करा। अगली क्लास में, अभी से बता रही हूँ मैं, बताऊंगी आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब कंप्लीट करके फिर हम आगे आ जाएंगे। फिर जो पार्ट आएगा वो सब नया होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब मैं जरा सा तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि रजिस्टर्ड बच्चों में और जो अभी पढ़ रहा उसमें फ़र्क क्या है। जैसे कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मैडम आप रजिस्टर्ड में हमें क्या दोगे जो हम रजिस्टर्ड हों आपके पास, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे 12th को भी मैंने बताया, 12th के माशाल्लाह बहुत बढ़िया रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और बच्चों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। अभी आपकी सारा कुछ फ्री है, ओपन है, आप सब देख रहे हो, है ना। जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे बेटा तो आपका, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, ऐसी हर टीचर करेगा। केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर शुरू होंगे,
उसमें बच्चे को कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये वाला चैप्टर मैं यूट्यूब पे चलाती रहूँगी, वो फ्री रहेगा, पूरे इंडिया का, पूरे दुनिया का कोई भी इंसान देख सकता है। जो रजिस्टर्ड बच्चा होगा उसके लिए एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा और वो वीडियो बिल्कुल प्राइवेट रहेगी, सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चा उस वीडियो को देखेगा और कोई भी नहीं देख सकता, समझ गए। फिर वो आपके ऐप के अंदर वो वीडियो प्रिजर्व हो जाएगी, आप जब चाहो देख सकते हो। आप सिर्फ जो बच्चा लिंक उसी बच्चे को मिलेगा लिंक जो बच्चा रजिस्टर्ड होएगा, समझ गए। उसमें मैं बता दूंगी कौन सा चैप्टर जो भी चाहेंगे अपन, मतलब डिसाइड कर लूँगी मैं, वो उसमें कर लेंगे। साथ में जैसे अपन सब समझते हैं खाली पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस, क्विजेज, टेस्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ रजिस्टर्ड वाले बच्चों को मिलेगा। क्यों, उसका रीज़न बता रही हूँ। क्योंकि बेटा रजिस्टर्ड बच्चा जैसे ही ऑफलाइन क्लास होएगी, वो रजिस्टर्ड बच्चा ऑफलाइन सेंटर में अपनी क्लासेस में, डीएससी क्लासेस में अपने घर में वापस आएगा, समझ आई बेटा। इसलिए वो रजिस्टर्ड बच्चे का जैसा ऑफलाइन में चलता है बिल्कुल वैसा चलेगा। और ये सिर्फ मैं अपने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो इतना दुनिया में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक फ्री चैप्टर, मैंने अपने टीचर से ही बोला भी चलो एक चैप्टर फ्री पढ़ाते रहो, कोई बुराई नहीं है। जो बच्चा देखना चाहेगा देख लेगा, लेकिन यकीनन रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो बहुत नुकसान में रहेगा, क्योंकि उसको सारे चीज़ें जो हम, मतलब वहाँ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लासेस का ड्यूरेशन बड़ा होगा, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, क्योंकि अपन को तो कोर्स खत्म करना है ना। अपन ऐसा बोले कि बस मतलब डोनेशन में पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो हमने पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, देखा तो और पढ़ा देंगे। बट वहाँ पर आपका कोर्स बिल्कुल ऑफलाइन सिस्टम में चलेगा और सब लोग यही करेंगे। मतलब तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि आप सब बिल्कुल अपडेट रहें, जो आपसे कहा जाए उसको करें और क्लासेस को बेटा टाइम पे देखो। तुम लोग 11th में हो, देखो तुम मुझसे मिले नहीं हो, 12th के बच्चे की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि 12th का बच्चा पूरा मेरे पास 11th में था, पूरा का पूरा बच्चा मेरा वापस 12th में सब रजिस्टर्ड हो गए हैं और बहुत से नए बच्चे भी रजिस्टर्ड हो गए हैं, सीट बिल्कुल फुल हो गई हैं 12th में। लेकिन 11th के बच्चे आप मुझसे मिले ही नहीं हो, तो आप तो सिर्फ हवा में बात सुन रहे हो, लेकिन हवा में नहीं है वो। आपको पता है कि डॉक्टर अमीना क्लासेस में एनरोल हो गए तो आपका फ्यूचर सेफ है, सेफ हैंड्स में है बेटा। इसलिए बहुत सोच समझ के इधर उधर मारी नहीं करो। और अब तो यकीनन आप यहाँ के हो, जो भी मतलब दूर का बच्चा तो पढ़ ही सकता है, मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारे यहाँ हड़बड़ी नहीं होएगी। वी आर नॉट बिजनेस माइंडेड पीपल। हम अगर ऑफलाइन खोलेंगे भी बेटा तो बहुत रूल्स और रेगुलेशन से खोलेंगे, आपकी पूरी सेफ्टी मेजर्स करेंगे। और जो बच्चे आसपास के हैं पूरे सिटी के, उनको तो मैं एडवाइस करूंगी तो बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करना कि आप कहीं भी दूर जगह पे जाओ, क्योंकि दूर जगह पे आपको वैन्स सब में सब लोग आपसे बातें बनाएंगे कि हम बहुत सेफ्टी करेंगे, कोई नहीं करेगा। 1000 वैन कोई नहीं लगा सकता बेटा, वैन में डिस्टेंसिंग करना मुश्किल हो जाएगी, क्लासेस में डिस्टेंसिंग मुश्किल हो जाएगी। एंड योर सेफ्टी एंड योर हेल्थ एंड आपकी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अच्छे रहो, है ना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम डीएससी क्लासेस। और आपको जो है मैं बताती जाऊंगी बीच में। सो प्लीज़ हमारे साथ आप रहें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ऑल द बेस्ट माय डियर क्लास 11 चिल्ड्रन, गुड बाय।